2024 में आया हुआ है क्वेश्चन, 3 मार्क का आया है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। अब ये क्या कर रही है, एक नया प्रोडक्ट का पेटेंट दे दिए। पेटेंट का मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट। ठीक है, कि एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक। अब ये बोल रही है कि अगले 2 साल में अपना काम चालू करेंगे। इस बीच इसने क्या किया है, 1 करोड़ का एक प्लांट एंड मशीनरी का ऑर्डर दे दिया है। ठीक है, जिसकी पेमेंट भी कर दी है। अब कंपनीज एक्ट के हिसाब से बताओ भाई साहब, ये डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे सकती है कि नहीं दे सकती? तो आप इस बात को अच्छे से समझो। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 455 बोलता है कि जहां पर एक कंपनी बनी है किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के नाम से, या कोई असेट होल्ड करने के नाम से, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब जैसे पेटेंट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, गुडविल या कॉपीराइट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, और जहां कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, ऐसी कंपनी या इनएक्टिव कंपनी जो है, वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास अप्लाई करके डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकती है। ठीक है, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकती है। वापस सुन लो, जब कोई कंपनी आप बना तो देते हो, पर फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाए हो, अभी कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ऐसी इनएक्टिव कंपनी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकती है। या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हर ट्रांजेक्शन को बोलते हैं, 4 को छोड़कर। जैसे किसी प्रकार की फीस पे करना, एक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए पेमेंट करना, शेयर अलॉटमेंट से रिलेटेड पेमेंट करना, या ऑफिस रिकॉर्ड मेंटेन के करने के खर्चों को अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं माना जाता। अब हमारे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कंपनी बन गई है, काम 2 साल बाद चालू करेगी, जिसने अभी 1 करोड़ की पेमेंट करके एक मशीन खरीद ली है। भाई साहब, मशीन खरीदी है तो ये एक तरह का बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब अकाउंटिंग एंट्री बन गई। अब डोरमेंट कंपनी आप कब कहलाओगे, जब आपके यहाँ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे एनालिसिस देखा जाए तो XYZ लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने, मतलब पेटेंट होल्ड करने। काम भी 2 साल बाद चालू करेगी, लेकिन बात क्या हुई कि इसने प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर दिया और 1 करोड़ की पेमेंट कर दी। जैसे इसने 1 करोड़ की पेमेंट करी, मतलब इसने कमर्शियल ट्रांजेक्शन या अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कर दिया। अब अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो गया तो ये डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं दे पाएगी, क्योंकि डोरमेंट कंपनी बनने के लिए आपको इनएक्टिव रहना है, और आपके यहाँ कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। ये देखो, एकदम प्रॉपर क्वेश्चन, प्रॉपर आंसर आ जाएगा, इसको ध्यान रखना थोड़ा। ठीक। अगला क्वेश्चन, ये पूरी क्लास को तुम लोग को सबको आता है। बताओ कॉर्पोरेट वीज क्या होता है, और ऐसे 3 जगह बताओ जहां पे कॉर्पोरेट वीज को हटाया गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट वीज बोलता है कि कंपनी की आइडेंटिटी मेंबर से अलग है, लीगल पर्सनालिटी है कंपनी की, कंपनी अपने कामों के लिए खुद जिम्मेदार है, पर कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन होती है जहां पर जब कंपनी कुछ गलत करती है तो जो गलत इंसान है उसके पीछे, उसको लायबल माना जाता है। ऐसा मैं आपको 4-5 बताया हूं, आप 3 लिख के आओगे क्योंकि यानी 3 बोल रहा है। इसमें भी पांचों बताए, मैं आपको पांचों समझा भी देता हूँ। जैसे कंपनी का कैरेक्टर जानने के लिए, कंपनी देखो आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका कोई दिमाग नहीं है, ना इसके कोई दोस्त है, ना कोई दुश्मन है। लेकिन अगर वॉर हो जाता है ना, तो ये माना जाता है कि अगर कंपनी के लोग दूसरे देश के हैं तो हमारे एनिमी हो जाए। ये हमने पढ़ा भी है, डैमलर टायर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर का केस। वैसे ही अगर कोई कंपनी का उपयोग टैक्स चुराने के लिए करेगा, तो कोर्ट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को इग्नोर करके जो रियल ओनर है उसको पकड़ेगी। केस का नाम है दिनशा मानेकजीपति। फिर उसके बाद कोई अगर एम्प्लॉयज का अधिकार खाने की कोशिश करेगा, एम्प्लॉयज का राइट खाने की कोशिश करेगा, कोई लीगल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करेगा, तो भी कॉपरेटिव हटाई जाएगी। केस का नाम है वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज। देन फिर कंपनी फ्रॉड करने के नाम से बनाओगे कि बनाया ही था फ्रॉड पर्पस के लिए, तो भी कॉपरेटिव हटाई जाएगी। केस का नाम है गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न। वैसे ही कंपनी का उपयोग आप एजेंट के रूप में कर रहे हो, मतलब सिर्फ दिखावे के रूप में कर रहे हो, तो भी कॉर्पोरेट वीज हटाई जाएगी। केस का नाम है मर्केंडाइज। ये तुम लोग को अभी अभी 2-3 बार बता चुका हूं मैं। मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस BTC, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का केस। तो आपको इसमें जैसे क्वेश्चन देखो, 5 मार्क का आया था, बोला था कॉर्पोरेट वीज का मतलब बताओ, तो आप बता पाओ। और साथ में बोल रहा 3 जगह जहां कॉर्पोरेट वीज लिफ्ट की गई, तो 5 में से आप इनमें से कोई भी 3 लिख दें।
क्वेश्चन पढ़ लो कैसा दिया है। कॉर्पोरेट विल समटाइम फेल टू प्रोटेक्ट द मेंबर ऑफ कंपनी फ्रॉम लायबिलिटी कनेक्टेड टू कंपनी एक्शन। एक्सप्लेन 3 इंस्टेंस। कॉर्पोरेट विल कई बार मेंबर को बचा नहीं पाता, तो इसमें आपसे बोल रहा है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल समझाओ। क्वेश्चन को पढ़ना सीख जाओ, ये टेस्ट वेस्ट में भी तुम लोग बनाए थे। चलो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। तो जब कोई कंपनी बनती है तो उसके साथ बनता है उसका एमओए एंड एओए। अब होता क्या है कि जब कोई कंपनी में शेयर होल्डर या मेंबर बनता है तो मतलब उसका और कंपनी का एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, क्योंकि इस मेंबर ने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करे हैं, शेयर खरीदे हैं। तो ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एक्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन व्हेन रजिस्टर्ड शैल बाइंड कंपनी टू द मेंबर। डुअल रिलेशन है, अब कंपनी बाइंड हो गई है लीगली मेंबर से, एंड मेंबर आर बाउंड टू द कंपनी। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपस में कंपनी और हर मेंबर ने एक दूसरे से क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों ही कंपनी भी और मेंबर भी मेमोरेंडम और आर्टिकल का प्रोविजन मानेंगे। इसका मतलब अगर शेयर होल्डर ने बोला है कि मैं इतने शेयर का पैसा दूंगा तो अब उसको देना पड़ेगा, एक डेप्थ हो गई है। वापस सुन लो, ऐसा समझ लो एबी लिमिटेड नाम की कंपनी है, इसमें प्रेम ने शेयर खरीदे, तो ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जो कंपनी के बीच और प्रेम के बीच बना है। अब कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया, तो उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल को देख के किया ना। तो ये आ गया ना इफेक्ट, तो याद रखना अगर इफेक्ट बोलेगा तो ऐसे ही लिखना। सेक्शन 10 ऑफ कंपनीज एक्ट में इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम बताया है, बोलता है कि एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से एमओए एओए जब रजिस्टर्ड होते हैं तो ये बाइंडिंग रिलेशन बनाते हैं कंपनी टू मेंबर और मेंबर टू कंपनी। ठीक है, ये मत भूलना। अब ये बताओ तो ये 3 क्वेश्चन दिमाग में गए कि नहीं, हाँ या ना, हैंड रेस करके बताओ। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, फिर सीखते हैं क्वेश्चन को हुआ क्या है। क्वेश्चन में जेवी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, इसने लोन बोरो किया 5 करोड़ का स्टार बैंक लिमिटेड से ताकि अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे। हाउएवर जो बोरोइंग पावर कंपनी की है, जो मेमोरेंडम में दी है, वो सिर्फ 1 करोड़ की। ठीक है, बैंक ने लोन 2 इंस्टॉलमेंट में दिया है कि 1 करोड़ का, एक 4 करोड़ का। ठीक, अब जब रीपेमेंट की बात आई तो कंपनी बोलती है कि 5 करोड़ हम नहीं पे कर पाएंगे क्योंकि ये अल्ट्रा वायर्स था। ठीक है, तो सही बात है भाई, मेमोरेंडम में लिखा था कि आप लोन 1 करोड़ का ले सकते हो और कंपनी ने लोन ले लिया कितने का, 5 करोड़ का, तो ये ट्रांजेक्शन तो अल्ट्रा वायर्स ही है। तो यहाँ तो बैंक वालों की भी गलती है, बैंक वालों की भी गलती है, देख के लोन देना चाहिए था। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 3 करोड़ का यूज रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए किया जा रहा है, कोई लॉफुल डेप्ट पे करने के लिए किया जा रहा है, और 2 करोड़ का कोई आता पता नहीं। तो अब यहाँ पर बताओ कंपनी का डिसीजन सही है कि नहीं कि लोन पे करने से रिफ्यूज कर दिए, और बैंक वाले के पास क्या रेमेडी है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं यहाँ पे हमारा प्रोविजन क्या लगेगा। प्रोविजन लगेगा अल्ट्रा वायर्स का, कि अगर कंपनी कोई भी एक्ट ऐसा करती है जो उसके मेमोरेंडम के बियॉन्ड है, बाहर है, तो ऐसा एक्ट अल्ट्रा वायर्स और वॉइड है। ठीक है, अल्ट्रा वायर जब ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें कंपनी के ऊपर केस नहीं हो सकता, और सारे शेयर होल्डर मिल के भी इस ट्रांजेक्शन को कंफर्म नहीं कर सकते। हाउएवर एक्सेप्शन इसमें 2-3 है, जिसमें से एक एक्सेप्शन है सबरोगेशन का, जहां पर अगर जो अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग है उसका यूज लॉफुल डेप्थ करने के लिए कर रहे हैं, तो जो क्रेडिटर या लेंडर है वो बाकी क्रेडिटर की लाइन में आ जाएगा और इस अमाउंट को रिकवर कर पाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखो, लोन कंपनी 1 ही करोड़ का ले सकती थी, वो 5 करोड़ का दे दी, तो बैंक वाला डायरेक्टली तो पैसे रिकवर नहीं कर सकता। लेकिन अगर कंपनी इस पैसे का यूज कोई लोन पे करने में कर रही है तो ये भी रिकवर कर देगा। तो मतलब यहाँ पे जो बैंक वाला है वो 3 करोड़ रुपए रिकवर कर सकता है। रीजन ये कि उसका यूज लॉफुल डेप्थ पे करने के लिए किया जा रहा था, तो यहाँ पे सबरोगेशन का नियम लग जाएगा। सबरोगेशन वर्ड का मतलब होता है चेंज ऑफ प्लेस। अब ये बैंक वाला नॉर्मल क्रेडिटर की तरह अपना ही पैसा मांगने के लिए लाइन में खड़ा हो जाएगा। अब बच्चा जो 2 करोड़ जो ट्रेस नहीं हो पा रहा है, कहीं मिल नहीं रहा है, तो बैंक वाले इस पैसे को रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में 3 करोड़ तो रिकवर हो जाएगा क्योंकि उसका यूज
फुल डेप्थ पे करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन जो बचा 2 करोड़ है वो क्योंकि ट्रेस ही नहीं हो पाया कहाँ गया, तो वो रिकवर नहीं हो पाएगा। तो ये देख लो ये क्वेश्चन और ये आंसर और बताओ कितना दिमाग में गया, हाँ या ना, समझ भी आया कि नहीं, यस और नो। ये बनना चाहिए, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, पढ़ देना। जब जब ऐसा बोलेगा ना कि ना पावर के ऊपर काम कर दिया, तो हमेशा अल्ट्रा वायर्स का रूल लग जाएगा। ठीक है, अगर आ गया होगा तो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन 15 3 नंबर का आया सितंबर 24 में। जब कंपनी बनी गुडविल प्राइवेट लिमिटेड 15 मई 2024 को, तो इसके जो शेयर सर्टिफिकेट्स थे, मतलब शेयर सर्टिफिकेट एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है। जब कोई शेयर खरीदता है तो उसको शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है। जब शेयर सर्टिफिकेट थे तो उसमें कॉमन सील नहीं लिखी थी, लेकिन वहां पे 2 डायरेक्टर का साइन था। अब कंपनी में सीएस यहाँ पर है ही नहीं अभी, तो अगर सीएस होता तो फिर हम क्या करते, एक डायरेक्टर और सीएस का साइन लगा देते, पर सीएस होगा तब ना, तो नहीं है, तो अभी किसने साइन कर दिया, 2 डायरेक्टर ने। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन रेस किया है कि भाई साहब कॉमन सील लगा होना जरूरी है, 2 डायरेक्टर के साइन से काम नहीं चलेगा। तो बताओ ये बात सही है कि गलत है। तो इसमें हम लोग को प्रोविजन क्या बता के आना है, कॉमन सील का प्रोविजन बताना है आपको, जैसे वर्ड्स में लिखना है इसको लिखो। और आप ये भी बता दो कि अगर कंपनी में आप कॉमन सील नहीं है, तो डॉक्यूमेंट या शेयर सर्टिफिकेट पे 2 डायरेक्टर साइन कर दे, या एक डायरेक्टर और सीएस साइन कर दे, अगर सीएस कंपनी में है तो काम चल जाएगा। अब इसका एनालिसिस क्या करोगे आप कि गुडविल प्राइवेट लिमिटेड के पास कॉमन सील थी नहीं, ना ही सीएस था, शेयर सर्टिफिकेट पे 2 डायरेक्टर ने साइन कर दिया, तो बिल्कुल ये लॉ के हिसाब से है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन रेस किया जा रहा है वो गलत है, 2 डायरेक्टर ने साइन कर दिया, उतना ही काफी है। चलो बोलो ये वाला क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, ये क्वेश्चन और आंसर देख लो तुम लोग, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाँ या ना, बताओ हैंड रेस करके समझ आया कि नहीं आया। फिर समझा दूं कि क्लियर है भाई साहब, कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पे कॉमन सील नहीं है, लेकिन 2 डायरेक्टरों का साइन है। सीएस भी नहीं है कंपनी में, तो एक डायरेक्टर सुमति बोलती है अरे ये तो गलत हो गया, 2 डायरेक्टर के साइन से काम नहीं चलेगा, कॉमन सील लगनी चाहिए, तो नहीं ठीक है, 2 डायरेक्टर भी साइन करेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाओ मेरे साथ। एबीसी लिमिटेड है जिसका पेड अप कैपिटल 1 लाख है, जिसमें 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। यहाँ इसको अपन ऐसे बनाते ही चलते हैं ना। एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसमें इक्विटी शेयर कितने हैं, 10,000 इक्विटी शेयर। ईएस लिख देता है, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर आपको ओनरशिप देता है बेटा। ठीक, अब इस कंपनी ने क्या किया आगे, 10,000 इक्विटी शेयर और बेचे। ये देखो बोल रहा है 10,000 इक्विटी शेयर और बेचे, तो अब टोटल इक्विटी शेयर कितने हो गए, 20,000 हो गए। अब इसमें से 5,000 इक्विटी शेयर एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदे। तो एबीसी लिमिटेड में टोटल इक्विटी शेयर है 20,000, उसमें से एक्स वाई जेड ने कितने खरीदे हैं, 5,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड जो है वो पीक्यू आर प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, अब पीक्यू आर प्राइवेट लिमिटेड बोलती है कि वो एबीसी की सब्सिडरी हो गई, क्योंकि ये भी जो है एक्स, जो एबीसी है वो भी एक्स वाई जेड की सब्सिडरी है। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है क्या सच में ये एबीसी एक्स वाई जेड की सब्सिडरी है कि नहीं है, यस और नो करके तुम लोग बताओ मुझे फटाफट, है कि नहीं, चैट में बताओ है कि नहीं। एबीसी का टोटल इक्विटी शेयर है 20,000, उसमें एक्स वाई जेड के पास है 5,000। ठीक है, तो अब एक और कंपनी पीक्यू आर क्या बोलती है भाई साहब कि मैं भी सब्सिडरी हूं और ये एबीसी भी सब्सिडरी एक्स वाई जेड की। तुम लोग बताओ है कि नहीं, हैंड रेस करके, वाई या नो, हाँ या ना, फटाफट बोलो, है कि नहीं है। क्वेश्चन सवाल है कि समझ आया कि नहीं आया। नहीं है, क्योंकि भाई 25 पर 7 नंबर का क्वेश्चन था देखो। अब इसमें पहले समझाना, तुम लोग क्या समझाना,
ये इसकी ये प्रोविजन मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है जैसा प्रेजेंटेशन है। आप इसमें ना पूरा अच्छे से, जैसे मैंने आपको दिखाया है ना, होल्डिंग एंड सब्सिडरी का पूरा प्रोविजन कॉपी और स्टडी मटेरियल में वैसा दिखना है इसका, ठीक है। कि 2 पॉइंट दिखना, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और दूसरा होल्ड मोर देन वन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर बाय इटसेल्फ और इनडायरेक्ट। एनालिसिस ऐसा करके आना एग्जाम में, जैसे ये बोल रहे हैं। देखो टोटल शेयर एबीसी लिमिटेड में 20,000 इक्विटी शेयर है, क्योंकि पहले 10,000 थे, इसने 10,000 और बेचे। XYZ प्राइवेट लिमिटेड के 5,000 है, मतलब वोटिंग परसेंटेज 25% हुआ, ठीक है। तो क्या XYZ और एबीसी के बीच होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन है? जवाब है नहीं, क्योंकि शेयर जो है 50% से कम है, ठीक। अब जो बात है पीक्यू और प्राइवेट लिमिटेड की, वो बोल रही है कि मैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी हूँ, ठीक है। तो इसमें सवाल है कि अगर ये बोल भी दे तो XYZ की सब्सिडरी हो सकती है, पर एबीसी को कहीं से जोड़ा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे पीक्यू और प्राइवेट लिमिटेड का क्लेम भी क्या है? इनवैलिड। हाँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्योंकि शेयर 5,000 है, मतलब 25% है, तो एक दूसरा रिश्ता जो बन सकता है वो है एसोसिएट कंपनी का रिश्ता। हम ये बोल सकते हैं कि एबीसी लिमिटेड और XYZ के बीच एसोसिएट कंपनी का रिश्ता है, क्योंकि एबीसी में जो XYZ लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड है उसने 25% शेयर खरीदे। ऐसा करके पूरा आंसर खत्म होगा भैया। तो पहले प्रोविजन में तो लोग अच्छे से होल्डिंग सब्सिडरी समझाना, एनालिसिस कंक्लूजन तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ आया होगा, इसमें दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राम एक कंपनी बनाना चाहता है जिसमें अकेला मेंबर होगा। कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से बताओ कौन सी कंपनी बना रहा है, उसके फीचर। मेरे बच्चों इस क्वेश्चन के आने का 99% चांस है। 7 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, मैं ये मान के चलता हूँ ऊपर वाला तुम लोग को समझ आ गया, इसके लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब देखो, अब राम अकेला अगर बोलता है कंपनी बनाऊंगा, तो सेक्शन 2 क्लॉज 62 के हिसाब से वो जो कंपनी बना रहा है वो एक 1 पर्सन कंपनी है, जिसमें सिंगल पर्सन मेंबर है। इसके साइलेंट फीचर अगर मैं तुम लोग को बोलूं, तो इसमें सिर्फ एक सिंगल पर्सन जो है वो नेचुरल पर्सन वही मेंबर होता है। यहाँ पर एक नॉमिनी की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर ये डेथ हो गई इसकी, तो नॉमिनी मेंबर बन जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि एक नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन है, भले रेसिडेंट हो या ना हो, वो यहाँ पे ओपीसी बना सकता है और नॉमिनी हो सकता है। रेसिडेंट मतलब वो है जो 120 डेज रहा हो, ठीक है। कोई भी पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी नहीं बना सकता, उसमें नॉमिनी नहीं हो सकता। फिर माइनर जो है वो ना ही वो ओपीसी में मेंबर हो सकता है, ओपीसी बना सकता है, ना ही ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है। देन कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकते। ओपीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मिनिमम एक डायरेक्टर होते हैं, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, ठीक है। ये पीनल प्रोविजन वाला पार्ट मत करो। तो 7 नंबर के लिए आपको इतना आंसर इसका लिख के आना होता है भैया। एक मेंबर, नॉमिनी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। एक ही ओपीसी आप बना सकते हो, माइनर नहीं बन सकता, और सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, और नॉन बैंकिंग एक्टिविटी नहीं कर सकती। बताओ इस क्वेश्चन में तुम संतुष्ट हो कि नहीं, तुमको समझ आया कि नहीं? हैंड रेस करके बोलो, हैंड रेस करके बताओ ये समझ आया कि नहीं है। ठीक है, कोई अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। XYZ लिमिटेड का पेड अप कैपिटल इस तरह से है। किस तरह से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 20%, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का 20%, LIC का 8%, तमिलनाडु गवर्नमेंट का TN, तमिलनाडु गवर्नमेंट का 10%, RJ राजस्थान गवर्नमेंट का 10%, और एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, इसका 15%। तुमसे पूछ रहा है क्या ये XYZ लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं। बात पकड़ लो, गवर्नमेंट कंपनी वो है जिसमें कम से कम 51% शेयर इनके पास होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल, पार्टली बाय स्टेट। तो यहाँ देखोगे ना तुम लोग, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 20% है, और दो स्टेट गवर्नमेंट के पास 10-10% है, तो ये बन रहा है 40% मात्र। और अपने को होल्डिंग चाहिए कितना? 51।
तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट कंपनी का क्राइटेरिया नहीं पूरा कर रही है, तो ये XYZ लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। अगर तुम लोग यहाँ पे बोलोगे सर ये LIC भी तो गवर्नमेंट की बॉडी है ना, तो वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी है, या कोई गवर्नमेंट कंपनी वो कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी है, तो 51% में इनको काउंट नहीं करेंगे। तो government company means any company in which not less than 51% share is held by central government, state government, partly by both. Shareholding by statutory corporation like LIC or government-owned company like ABC is not counted towards 51%. ये वाली लाइन एग्जाम में भी लिख के आना, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो पक्का लिख के आना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसा कैलकुलेशन भी कर दोगे तो मार्क्स एकदम एग्जामिनर खुश हो जाएगा, कितना समझदार बच्चा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का 20, स्टेट गवर्नमेंट का 10-10, इसको काउंट करेंगे, ठीक। टोटल होल्डिंग 40%, लेस देन 51%। LIC और ये ABC लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, इनकी होल्डिंग को काउंट नहीं करेंगे। दिखा सकता है बहुत सुंदर, अगर तेरे पास टाइम बचे तो कर दे, ठीक। कंक्लूजन में बता देना कि भाई साहब क्योंकि 40% है, मतलब 51% से लेस है, तो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ठीक। होप ये वाला बन जाएगा क्वेश्चन, दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये सब सुंदर प्रेजेंटेशन है, ऐसे करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते। देन उसके बाद अगली कंपनी है MNN, जो है एक के पास 70% शेयर है, एक के पास 30% शेयर है, दोनों एक्सीडेंट में मर गए, कंपनी बची की खत्म हो गई। परपेचुअल सक्सेशन समझाओ ना। Company is artificial legal entity created by law, distinct from its member. It possesses perpetual succession, meaning its existence is completely independent of life, death, insanity or insolvency of its member. Member में कम, member में go, company goes on forever. Analysis conclusion कैसा होगा? जैसे सारे member की death भी हो गई, legal existence खत्म नहीं होगा। लॉ ने कंपनी को क्रिएट किया, लॉ ही बंद करेगा। तो अब जैसे अगर M और N मर भी गए तो कंपनी बंद नहीं होगी, चलती रहेगी। कंक्लूजन, कंपनी एग्जिस्ट करती है, ऐसा आंसर होता है इसका, ऐसा लिख के आना रहता है। ठीक, लास्ट ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखो, जैसे इसमें दिया है ना वैसे लिख दोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। कृष्णा एक वेल्दी असेसी है। असेसी का मतलब टैक्स पेयर है। जब भी ये वर्ड यूज हो ना असेसी, इसका मतलब टैक्स पेयर है। इसको खूब डिविडेंड और इंटरेस्ट आ रहा था, तो इसने 3 प्राइवेट कंपनी बनाई और अपना इन्वेस्टमेंट दूसरे लोगों के थ्रू इस कंपनी में लगा दिया। फिर बाद में इन्हीं कंपनियों से ये पैसा लोन के रूप में दे दिया, जिससे वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम करता रहा, मतलब टैक्स नहीं दे रहा था। तो बताओ क्या ये कंपनियां सही है? तो तुरंत पकड़ना सर, ये दिनशा बानेर्जी पतित का केस है सर, टैक्स वादा आया तो। और इसका आंसर ऐसे लिखना, लिफ्टिंग ऑफ कोऑपरेटिव फॉर इवेजन ऑफ टैक्स। इवेजन मतलब चोरी। While the company is a separate legal entity where corporate personality is used as a sham or device, sham मतलब फर्जी, to evade tax obligation, to evade क्या? Tax obligation. Court will pierce or lift the corporate will to expose the reality behind legal facade. Facade मतलब होता है पर्सनैलिटी। फिर लैंग्वेज पढ़ लो, एग्जाम में ऐसे ही लैंग्वेज लिख के आना, ठीक। While a company separate legal entity where corporate personality is used as sham or device to evade legal obligation, court will pierce / lift the corporate will to expose the reality behind legal personality. लैंडमार्क केस सर दिनशा बनर्जी पटेल। ऐसा एनालिसिस कंक्लूजन करके आना। कृष्णा ने 3 कंपनियां बनाई ताकि अपनी इनकम को स्प्लिट कर सके, टैक्स लायबिलिटी बचा सके। कंपनी का कोई रियल बिजनेस नहीं था, कोई एसेट नहीं थी, ठीक है। पैसा फेक लोन के फॉर्म में कृष्णा को दिया जा रहा था। कंपनी प्योरली शैम या फेक थी। कंपनी को बनाने का पर्पस था टैक्स रिड्यूस करना। तो यहाँ पर जो है कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया गया, सेपरेट एंटिटी को डिसरिगार्ड किया गया और कृष्णा के ऊपर पर्सनल लाइबिलिटी बनाई गई। अगर ऐसा करके लिख देते तो एग्जामिनर भी नहीं सोचा होगा कि बच्चा इतना अच्छा लिख सकता है। अब ऐसा देखो फॉर्मेट में ऐसा लिख के आना इसको, ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तुम्हारे, ठीक है। 5 नंबर का था, ये 7 तक का हो सकता है, ध्यान रखना। ऐसा लिखोगे एकदम खुश हो जाएगा एग्जामिनर। तुम लोग को मैं राइटिंग प्रैक्टिस करा के और लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा लिखो तो नंबर मिले। बताओ क्या तुम लोग इसका आधा भी लिख पाओगे कि नहीं?
आज के 10 क्वेश्चन कितने दिमाग में गए बोलो? आज के 10 क्वेश्चन थोड़े बहुत समझ आए कि नहीं है, हाँ या ना बताओ। ठीक है, ये बस करो 10 क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन तुम लोग करो और एकदम अच्छे से इन 10 क्वेश्चन को तुम लोग पढ़ लो। ठीक है, बस इतना ही पढ़ो, काफी है। बस कल मिलते हैं, कल इसके आगे करेंगे, ये कर दो, इतना करो। और तुम लोग का ना वो जो मल्टीपल, जो मैं डिफरेंस बिटवीन वाली शीट बोला हूँ, मंडे तक दे दूंगा, संडे तक ग्रुप में डाल दूंगा और मंडे को दे दूंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना बात, ये कर।